Hello everyone, so today we are going to continue our series of BHIC 112 History of India 7 जहाँ पे हम लोग 1605 से लेकर के 1750 तक सारी की सारी जो भी चीज़ें होती हैं भारत में वो देखने वाले हैं. This is the cover page of the subjects. I have added this slide so that you guys are not confused कि you are studying the right thing or not. This is the whole content कि हम लोगों को ये पूरी चीज़ें पढ़नी है. We have a long way to go. Today we will study the unit 2 which is संस्कृत काव्य लिटरेचर रीजनल सोर्सेस एंड ट्रैवलॉग्स. ठीक है, बस 3 टॉपिक्स में ये पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है वो थोड़ा लंबा है. थीम 1 इसके साथ साथ हम लोग खत्म करेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. दिस इज द होल कंटेंट ऑफ द चैप्टर. मैंने कहा ना 3 टॉपिक्स में ये खत्म हो जाएगा, संस्कृत एंड रीजनल सोर्सेस एंड ट्रैवलॉग. ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लंबा है. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. देखो, सो कॉल्ड मुस्लिम पीरियड के दौरान क्या होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हुआ करती हैं. ठीक है, सो कॉल्ड मुस्लिम पीरियड क्यों कहा जा रहा है? सो कॉल्ड मुस्लिम पीरियड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या करते हैं कि वो इंडिया को 3 भागों में बांटते हैं. फर्स्ट इज हिंदू, देन मुस्लिम्स, देन अंग्रेज़ों का राज. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमेशा से कभी भी ऐसा रहा ही नहीं है कि एक का पूरे पे कंट्रोल है. ठीक है, तो जैसे कि मुस्लिम पीरियड, सो कॉल्ड जो मुस्लिम पीरियड था, इस समय पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, संस्कृत थी और कुछ रीजनल वर्नाकुलर लिटरेचर भी थे जो कि थ्राइव कर रहे थे. किसके साथ साथ थ्राइव कर रहे थे? पर्शियन और अरेबिक के साथ थ्राइव कर रहे थे. और ये कब होता है? ये 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में होता है. ठीक है, संस्कृत हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस हो गए, पर्शियन हो गए, अरेबिक हो गए, ये कुछ 100-150 सालों के दौरान बहुत थ्राइव करते हैं. ऑल्दो नॉट ऑल टेक्स्ट, ये जो भी टेक्स्ट हैं इस एरा के सारे सर्वाइव नहीं करते हैं आज. फिर भी जो टेक्स्ट हमारे पास वो बचे हैं वो बहुत डाइवर्स है, बहुत वास्ट है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो थीम्स थे वो क्या क्या कवर करती थी. ये कवर करती थी फिलॉसफी, पॉलिटिकल एथिक्स, साइंस, लॉ, डिवोशन, एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पोएटिक्स, लव, एस्थेटिक्स, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी. ठीक है, इसमें से आई गेस कि आपको सबका मतलब पता होगा. ये मैं बतलाती हूँ गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है. ऐसी किताबें लिखना जहाँ पे आपको ईटिंग हैबिट्स के बारे में, कुकिंग स्किल्स के बारे में जानकारी दी जा रही हो. ठीक है, तो दीज वर्क्स, ये सारे जो वर्क्स थे वो अलग अलग तरीके से कंपोज हो रहे थे. ठीक है, अलग अलग जनराज में लिखे जा रहे थे. जैसे एंथोलॉजीज का मतलब क्या है कि सॉन्ग्स और पोइट्रीज का एक संग्रह होना. डेक्सोग्राफीज क्या होती हैं कि जहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स होती हैं एक कंपोजर, सिंगर, ऐसे लोगों की. ठीक है, एपिक्स, ड्रामास, बायोग्राफीज, जीनियोलॉजीज का मतलब होता है खानदान की जानकारी होना. पेनेजेरिक का मतलब होता है कि एक स्पीच या फिर किसी के लिए उसकी प्रशस्ति लिखना. ठीक है, पुराणों का स्टाइल, स्मृति और एग्जेगेटिकल टेक्स्ट मतलब कि रिलीजियस चीज़ों के बारे में जानकारी देना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपोज हो रही थी. कब कंपोज हो रही थी? 17th और 18th सेंचुरी के दौरान. लिटरेरी एक्टिविटी टुक प्लेस इन द कोर्ट्स ऑफ बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम रूलर्स इंक्लूडिंग तैमूरीज, राजपूत, मराठास एंड नायक्स. तो जो लिटरेरी काम हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रूलर्स के अंडर नहीं हो रहे थे. बहुत सारे रूलर्स भी थे भारत में उस समय, जैसे कि मराठास थे, राजपूत थे, मुगल्स थे, नायक किंगडम के लोग थे. तो इन सब के अंदर जो है वो सारी चीज़ें, जो भी लिटरेरी वर्क है वो हो रहा था. प्रोमिनेंट सेंटर्स जो थे संस्कृत लर्निंग के उस समय कौन कौन थे? उस समय प्रोमिनेंट सेंटर थे मिथिला जो आज बिहार में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्रीनगर कश्मीर, पूना महाराष्ट्र, तंजावुर विच इज़ इन तमिलनाडु, कोच्चिन विच इज़ इन केरला. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ लोग संस्कृत को पढ़ सकते थे. समझा, मतलब संस्कृत की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या फिर कह लो कि इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे. ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक पॉइंट करना भूल गई कि बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट राइटर्स भी थे, मतलब जो लोग अपने पे लिख रहे थे, उनको कोई पैटर्नेज नहीं थी. ठीक है, और लेस रिकग्नाइज्ड पैटर्न्स मतलब कि जो छोटे छोटे कुछ जैसे गाँव का कोई मुखिया हो गया या फिर कोई छोटा जमींदार है, तो वो लोग भी पैटर्नेज कर रहे थे राइटर्स को, फिलोसोफर्स को. ठीक है,
संस्कृत। तो मुगल काल के दौरान जो रीजनल पावर्स हैं वो संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करती थी। ये मीडियम हुआ करता था एक तरह से, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग अपनी जो लिटरेरी प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस करते थे वाया संस्कृत इन 17th सेंचुरी, अंटिल 17th सेंचुरी, मतलब कि 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो मुगल पैट्रोनेज देखते हैं संस्कृत भाषा में, जो मुगल पैट्रोनेज का जो रोल रहा वो क्या रहा। तो मुगल एम्परर जो थे, जैसे कि जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, ये पैट्रोनाइज करते हैं संस्कृत स्कॉलर्स को, जिनकी किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन थी, एस्ट्रोलॉजी में स्पेशलाइजेशन थी, लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है किसी चीज़ को सुंदर तरीके से लिखना। ठीक है, म्यूजिक, योगा, पोइट्री, एंथोलॉजी मैंने बताया, पोइट्री और सॉन्ग्स के कलेक्शन को, और इसके अलावा प्रशस्तिका काव्यास, मतलब कि प्रेज कंपोजिशन, किसी की बड़ाई में लिखी हुई, किसी को फेमस करने के लिए लिखी गई चीज़ें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी के लिए ये लिखा गया, पोइटिक प्रेज है जहांगीर का, पर्शियन संस्कृत डिक्शनरी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। रीजनल सेंटर्स, तो एंथोलॉजीज लाइक रीजनल सेंटर्स में नॉर्थ और ईस्ट की बात है, ठीक है ना। तो एंथोलॉजीज लाइक वेनी दत्तास पद्यावेनी, तो एंथोलॉजी मतलब पता है ना, एंथोलॉजी का मतलब हुआ कि पोइट्री और सॉन्ग्स का संग्रह। तो जो वेनी दत्ता की एंथोलॉजी थी उसमें हम लोगों को 100 लगभग पोइट्स का काम देखने को मिलता है, उनकी पोइट्री देखने को मिलती है जो कि प्रिजर्व की गई हैं। ठीक है, वाराणसी स्कॉलर कमलकार भट्ट, कोंडा भट्ट ग्रामरियन, गागा भट्ट जो कि हारमोनियम बजाते थे, इन्होंने प्रोफाइलिकली कंट्रीब्यूट किया है, मतलब कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रहा है, किसके लिए, संस्कृत में। नाउ नव्या नया फिलोसफी वॉज एडवांस्ड बाय जगदीश तारक अलंकारा एंड गदधारा भट्टाचार्य। तो एक नव्या नया की एक फिलोसफी है जो कि इन लोगों ने बहुत इसको एडवांस किया, इसको आगे बढ़ाया, और ये सारी चीज़ें किस लैंग्वेज में हो रही थी, ये संस्कृत में हो रही थी। साउथ इंडियन नायका कोर्ट्स, अब साउथ इंडियन के नायका कोर्ट्स में क्या हो रहा था, तो नायक कोर्ट्स कैसे बने, वो विजयनगर एम्पायर जब टूटता है तो नायक छोटे छोटे स्टेट्स बन के उभर के आते हैं ना। बायोग्राफिकल काव्यास, तो बायोग्राफिकल काव्यास जो हैं वो बहुत फ्लॉरिश कर रहे होते हैं साउथ इंडिया और नायक कोर्ट्स में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राम भद्रम बदा की उन्होंने यहाँ पे रघुनाथ भयुदया, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इसके अलावा नीलकंठ दीक्षित ने कंपोज किया काली विदम्बा और डिवोशनल वर्क्स भी इन्होंने किए कुछ। फिर गोविंद दीक्षित की तंजावुर राइटिंग स्किल्स देखने को मिलती है। ओके, नाउ श्रीनिवास दीक्षित की हम लोगों को कंपोज की गई ड्रामा और काव्यस देखने को मिलते हैं। मराठा कोर्ट्स में कविंद्र परमानंदास श्री वा भारता A Mahakavya on Shivaji was expanded later to include Sambhaji's biography. तो संभाजी और शिवाजी को लेकर के वर्क्स होते हैं इन मराठा कोर्ट। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिक्लाइन, तो संस्कृत जो है वो एक वाइटल फिलोसफिकल ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, लिटरेरी थ्योरी एंड काव्या का सोर्स रहता है सिंस मतलब टिल 17th सेंचुरी। हाउएवर फ्रॉम 18th सेंचुरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यू टू रूलर्स नीड फॉर वाइडर कम्युनिकेशन while संस्कृत became relatively static and increasingly confined to ritual use। तो देखो 18th सेंचुरी के आते आते तक क्या होता है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत के ऊपर अपना अपर हैंड लेने लगती हैं। क्योंकि अब जो रूलर्स थे उनको चाहिए था कि वाइडर कम्युनिकेशन हो सके आसपास में, और जो संस्कृत है वो रिलेटिवली क्या होता है कि उसको पूजा पाठ तक ही उसको सीमित रखा जाने लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग संस्कृत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, डिस्पाइट डिक्लाइन, संस्कृत का डिक्लाइन होने के बावजूद भी हम लोगों को संस्कृत में काम देखने को मिलता है 16th से 18th सेंचुरी के बीच में, जो कि क्रूशियल सोर्स है फॉर हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड लिटरेचर। अब रीजनल सोर्सेस आ गया वो बड़ा सा पार्ट। तो 8th schedule of Indian Constitution today recognizes 22 languages, but historically many more have thrived। आज हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानता है भारत की। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखें तो भारत में बहुत सी भाषाएं हैं। जो सेंसस होता है 1991 में लिस्टेड 184 लैंग्वेजेस विथ ओवर 10,000 स्पीकर्स, वाइल जॉर्ज गैरिसन्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया
इंडिया 1903 से लेकर के 1923 रिकॉर्डेड 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स। तो 1991 के सेंसस के हिसाब से 184 लैंग्वेजेस जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा लोग विथ ईच लैंग्वेज वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जॉर्ज ने जब आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले एक सर्वे किया तो उन्होंने 179 लैंग्वेजेस लिस्ट की और इसके साथ साथ उन्होंने इन लैंग्वेजेस में भी अलग अलग डायलेक्ट्स को लिस्ट किया, विच वॉज 544 डायलेक्ट्स। तो historians identify the early second millennium CE as the beginning of vernacularization in South Asia when regional languages gained written visibility। तो historians जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अर्ली सेकेंड मिलेनियम में वर्नाकुलर मतलब कि लोकल भाषाओं का साउथ एशिया में शुरुआत होता है और लिखने की भी इसको शुरुआत यहाँ से होने लगती है। Sanskrit dominance. Ancient India had a rich Sanskrit literary tradition with unmatched creativity and thematic diversity. तो ancient India के जो लोग थे unmatched मतलब कि हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं, उतना अच्छा उनका स्किल था संस्कृत में और वो इसमें बहुत क्रिएटिव और थीमेटिक हुआ करते थे, ठीक है। However साथ ही लेकिन संस्कृत was monopolized by elites। संस्कृत को क्या किया गया कि संस्कृत को कन्फाइंड किया जाने लगा ओनली टू द elites, ठीक है। बड़े जैसे प्रीस्ट्स हो गए, राजा हो गए, रिच लोग हो गए, हु क्लेम दैट ट्रू काव्य कुड ओनली बी कंपोज्ड इन संस्कृत। और वो लोग कहने लग गए कि जो ट्रू काव्य है, जो सत्य काव्य है, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में ही कंपोज किया जा सकता है। शिफ्ट टू रीजनल लैंग्वेजेस किस तरह से शिफ्ट होता है? बाय द 11th and 12th centuries प्राकृत एंड Brahma Bhasha became umbrella terms for regional languages such as Gujarati, Punjabi, Marathi, Awadhi, Maithili, Bangla, Assamese, Odia, Telugu and Hindi, Hindavi और उर्दू, ठीक है। देखो बाय द 11th and 12th century तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के आते तक में जो प्राकृत और अपब्रह्म भाषा है वो एक अम्ब्रेला बन गई जहाँ पे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस थे जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताएं, ठीक है। स्क्रिप्ट्स एंड रिकॉग्निशन। These languages gradually acquired scripts, grammars and substantial literary corpora, though they were still called Prakrit, Apbrahma Bhasha, Desh Bhasha और simply भाषा, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट और रिकॉग्निशन है कैसे लोकल भाषा को मिलता है, तो धीरे धीरे ये जो है सिर्फ ओरल फॉर्म से रिटन फॉर्म्स में होने लग जाती हैं, इनके ग्रामर्स बनते हैं, ठीक है। इनको सब्सटैंशियल लिटरेरी कॉर्पोरा मिलता है, मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट मेनली जहाँ पे आपको बॉडी मास स्ट्रक्चर ये मिलेगा सारे का, मतलब कि किस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है, कैसे इंटायर वर्क शुरू करना है, ऑथर कौन होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली एक तरीका, ठीक है, कि जो चीज़ें अभी तक बस यूं ही चली आ रही थी अब उसको एक फॉर्मेट देना है। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस थे इनको अभी भी प्राकृत, अपब्रह्म भाषा या देश भाषा जिसको लोकल लैंग्वेज कहा जाता था कह रहे थे लोग, ठीक है। लेकिन 17th सेंचुरी में दे हैड डेवलप्ड इनटू स्ट्रॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशंस, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशंस जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं। आयरनी ऑफ स्टेटस। लैंग्वेजेस वंस डिनाइड लिटरेरी स्टेटस आर नाउ डायनेमिक कल्चरल मीडिया एंड रिलाइंग पॉइंट्स ऑन रीजनल आइडेंटिटीज इन इंडिया। एक समय पे जहाँ संस्कृत छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं था, वहाँ पे अब अलग अलग भाषाएं हैं उस कंट्री में, हर उस लैंग्वेज में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं, काव्य लिखे जा रहे हैं, गाने लिखे जा रहे हैं, कभी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। तो ये आयरनी है एक तरह से। तो डिविजन ऑफ लेबर इन लैंग्वेजेस। तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन पैनलॉक इन सेकेंड मिलेनियम संस्कृत वॉज रिजर्व्ड फॉर फिलोसफी, साइंस एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स while vernacular were used mainly for religious and devotional compositions. Yet in practice, regional languages also produce works across diverse themes. तो शेल्डन पॉलॉक के हिसाब से जो सेकेंड मिलेनियम में संस्कृत जो है वो रिजर्व कर ली जाती है किसके लिए? फिलॉसफी, साइंस और सेक्युलर सब्जेक्ट्स के लिए। और जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं वो किसके लिए यूज़ होने लगती हैं? वो यूज़ होने लगती हैं रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस का मतलब हुआ कि
ओडिया, गुजराती, हिंदी, आसामीज, ठीक है। तो जो प्रोसेस था वर्नाक्युलराइजेशन का, वो ट्रांसफॉर्म होता है लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ इंडिया, एनरिचिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड शेपिंग मॉडर्न रीजनल आइडेंटिटीज। तो इन्हीं लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट की वजह से आज का जो रीजनल आइडेंटिटी है ऑफ इंडिया वो इतना थ्राइव कर गया है ना। अब हम लोग थोड़ा आसामीज, ठीक है। तो आसामी जो है वो लाइकली एग्जिस्ट करता है एज अ स्पीच फॉर्म फ्रॉम सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। ह्वेनसांग जब 17th सेंचुरी में आते हैं भारत, तो वो नोट करते हैं डिफरेंस फ्रॉम मिडिल इंडिया, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो मेंशन करते हैं अबाउट दिस थिंग आसामीज। नाउ अर्लीस्ट रिटन आसामीज डेटेड फ्रॉम द 14th सेंचुरी सपोर्टेड बाय कामारूपा एंड कूच बिहार रूलर्स, ठीक है, ये बिहार होगा। तो ये जो अर्लीस्ट रिटन आसामीज हम लोगों को मिलता है वो 14th सेंचुरी में देखने को मिलता है, जहाँ पे कामापुरा और कूच बिहार, बंगाल के थोड़ा ऊपर वाला एरिया जो है, उनके रूलर्स इसको सपोर्ट करते हैं। लिटरेरी बिगिनिंग्स जो है वो महादेव कंदाली फर्स्ट आसामीज रामायणा, ठीक है, मतलब कि ट्रांसक्रिएशन बेसिकली ट्रांसलेट किया गया ये वर्क है। और शंकरा देवा सेंट्रल वैष्णवा पोएट, डिवोशनल सॉन्ग्स फोकस्ड ऑन कृष्णास चाइल्डहुड अवॉइडिंग राधा कृष्णा रोमांस। शंकरा देव जो हैं वो सेंट्रल मतलब वैष्णवा सेक्ट को लेकर के, वैष्णविज्म को सेंटर में लेकर के अपनी डिवोशनल सॉन्ग्स और पोइट्री लिखते हैं, जहाँ पे वो राधा और कृष्ण के रोमांस को अवॉइड करते हैं और कृष्ण के बालपन के ऊपर कविताएं और गाने लिखा करते हैं। भट्टदेव क्या करते हैं कि ये भागवत गीता को, भागवत पुराण को ट्रांसलेट करते हैं आसामीज लैंग्वेज में। बुरंजीज, तो अहोम कोर्ट्स प्रोज क्रॉनिकल्स key historical sources brought changes in grammar and orthography। तो बुरुंजीज बेसिकली क्या है कि बुरुंजीज जो है वो अहोम कोर्ट का इतिहास है, आसामीज भाषा का, उनके कल्चर का इतिहास है। नाउ आसामीज ओवरलैप्ड विथ नॉर्थ बंगाल डायलेक्ट्स एंड हैड लिंक्स टू ब्रजबुली अ डिवोशनल लिटरेरी मीडियम। तो आसामी जो है वो ओवरलैप करती है किसके साथ? नॉर्थ बंगाल के डायलेक्ट के साथ, और इसका कुछ लिंक हम लोगों को ब्रजबुली का भी देखने को मिलता है। 10 आसामी लिटरेचर जो है वो इन्वॉल्व करता है भक्ति पोएट्री, 2 हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स शेपिंग बोथ कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। हम ये जो बुरुंजीज है ना, आपको अगर याद होगा तो आपने पहले के सब्जेक्ट में पढ़ा भी है, बुरुंजीज बहुत बड़ी चीज़ है। बुरुंजीज के थ्रू ही हम लोगों को पूरा जो आसामीज़ का इतिहास है वो पता चलता है। ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो महादेव और शंकर देव हैं, इनकी वजह से हम लोगों को डिवोशनल वर्क देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बुरुंजीज की वजह से हम लोगों को पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। नाउ बंगाली और बांग्ला, रूट्स इन चरया पदास 8th to 12th सेंचुरी मिस्टिक बुद्धिस्ट तांत्रिक सॉन्ग्स, मतलब कि जो बांग्ला लिटरेरी ट्रेडिशन का सोर्स है वो है चर्या पदास में। यहाँ पे हम लोगों को बुद्धिस्ट तांत्रिक सॉन्ग्स भी देखने को मिलेंगे। फ्लोरिस्ट विथ श्री चैतन्य हु पॉपुलराइज्ड वैष्णवा भक्ति सॉन्ग सेलिब्रेटिंग राधा कृष्णा लव, हिज बायोग्राफीज enriched डिवोशनल प्रोज, ठीक है। तो जो श्री चैतन्य हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी गानों की वजह से वैष्णविज्म को फैलाते हैं और राधा कृष्णा के लव को भी फैलाते हैं थ्रू हिज वर्क इन बांग्ला, ठीक है। तो इनका जो बायोग्राफी है वो बहुत डिवोशनल प्रोजेस से भरा हुआ है। मंगला काव्य, ठीक है। तो मंगला काव्य क्या है कि बिलोंग पौराणिक गॉड्स विथ फोक डेटीज लाइक चंडी, मनसा, शीतला, गिविंग इंसाइट टू रिलीजन, सोसाइटी एंड मेडिसिन। तो इन्होंने जो काम किया है, उन्होंने ब्लेंड किया पौराणिक गॉड्स को किसके साथ? फोक डेटीज, मतलब कि लोकल भगवानों के साथ। लोकल फोक डेटीज का मतलब होता है जैसे कि अपर ट्रेडिशन और लोअर ट्रेडिशन करके चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि किस तरह से दुर्गा जो गॉडेस हैं, जिनको जैसे लक्ष्मी है तो उनको लक्खी के रूप में बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे जो चंडी है, मनसा है, ये दुर्गा के ही रूप हैं अलग अलग। तो इनको ब्लेंड किया जाता है और फिर इनसे ही रिलीजन और सोसाइटी और मेडिसिनल राइटिंग्स लिखी जाती हैं लिंक कर करके, ठीक है।
मुसलमानी बांग्ला introduced by Muslim poets added prose, Perso-Arabic vocabulary. Notable writers included Daulat Qazi, Alol and Sayyid Sultan, often with Sufi influence. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हम लोगों को बांग्ला लैंग्वेज ही देखने को नहीं मिलती है, हम लोगों को इसके साथ साथ मुसलमानों की लैंग्वेज और उनकी भी ट्रेडिशन देखने को मिलती है जो कि पर्शो अराबिक लैंग्वेज में है. कुछ ये दौलत, अलोल और सैयद सुल्तान जैसे लोग इन्फ्लुएंशियल सूफी पोएट्स और राइटर्स रहे हैं. गुजराती अर्ली वर्क्स लिंक्ड टू जैन ऑथर्स. जो गुजराती में जो असली अर्ली काम है वो जैन ऑथर्स से लिंक है, जैसे कि भारतेश्वरा बाहुबली, घोर बाय वज्रसेन सूरी. तो वज्रसेन सूरी जो है उनका ये काम है गुजराती में. भक्ति पोएट्स लाइक भलाना, नरसिम्हा मेहता इनरिच्ड डिवोशनल ट्रेडिशंस. इन्होंने भक्ति मूवमेंट के दौरान इनमें भक्ति पोएट्स लिखे. जैन पोएट समया सुंदर कंपोज्ड 25 वर्क्स इंक्लूडिंग famine poetry. तो एक जैन पोएट हैं समया सुंदर जिन्होंने 25 वर्क्स अपने कंपोज किए इन गुजराती में, जिसमें उन्होंने अकाल के बारे में भी वर्णन किया है. 17th सेंचुरी में अकोह गेव गुजराती अ डिस्टिंक्ट आइडॉम एंड व्यूड इट एज अ सप्लीमेंट ऑफ संस्कृत, मेकिंग द लैंग्वेज मोर इंडिपेंडेंट एंड लिटरेरी. ओके, तो अकोह करके एक राइटर हैं, वो क्या करते हैं कि गुजराती को डिस्टिंक्ट बनाते हैं और कहते हैं कि ये संस्कृत का एक सप्लीमेंट है और इसकी वजह से जो ये लैंग्वेज है ये इंडिपेंडेंट है खुद में. ठीक है. हिंदी, ये जो लैंग्वेज है ये डेवलप होती है फ्रॉम डायलेक्ट्स ऑफ अवधी एंड ब्रज और बाद में इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है. Associated with आमिर खुसरोज इंदावी, मिक्सड विथ पर्शियन विथ लोकल स्पीच. तो हिंदी जो है वो आमिर खुसरो की उर्दू से इंस्पायर्ड है. देन ये मिक्स है पर्शियन लोकल लैंग्वेजेस का. हिस्टोरियंस लाइक रामचंद्र शुक्ला जो है वो क्लासिफाई करते हैं हिंदी लिटरेचर को इन 4 फेजेस: वीर गाथा, भक्ति, रीति और मॉडर्न. जहाँ पे वीर गाथा में हम लोगों को हीरोइक कहानियाँ देखने को मिलेंगी, भक्ति में स्पिरिचुअल कहानियाँ देखने को मिलेंगी, रीति मतलब ऑर्नामेंटल और इरोटिक, और यहाँ पे आपको डेट्स भी मिलेंगे 14th-16th सेंचुरी, और मॉडर्न मतलब कि खड़ी बोली, प्रोज और पोएट्री. ठीक है. तो मेजर जो पोएट्स रहे हैं इसके वो हैं सूरदास, कबीर, रहीम, तुलसीदास, रक्सान, केशवदास, भूषण. ठीक है. कन्नड़, तो अर्ली लिटरेरी आइडेंटिटी शेप्ड बाय 10th पोएट्स लाइक पंपा, राणा. ग्रामर टेक्स्ट लाइक कर्नाटका भाषा भूषम कोडिफाइड द लैंग्वेज. तो अर्ली लिटरेरी ट्रेडिशंस जो हैं, अर्ली लिटरेरी आइडेंटिटी जो है बाय 10th सेंचुरी हम लोगों को कन्नड़ा में काम देखने को मिलता है पंपा और राणा का. इन्होंने ग्रामेटिकल वर्क्स भी किए. ठीक है. पैटर्नाइज्ड इन केलडी एंड मैसूर कोर्ट्स. इनको पैटर्नाइज भी किया जाता था मैसूर और केलडी के कोर्ट्स में. ठीक है. प्रोड्यूस डाइवर्स वर्क. तो ये उनके कुछ काम रहे हैं. ये भी रिच थे बोथ इन क्लासिकल और फोक जेनरास. मलयालम emerged from Tamil dialects shaped by Manipuram style mix of Sanskrit plus Malayalam. तो मलयालम जो है वो तमिल डायलेक्ट से निकल करके आता है. यहाँ पे मणिपुरम स्टाइल भी देखने को मिलता है और ये संस्कृत और मलयालम का मिक्स्ड है, मतलब कि मलयालम में संस्कृत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. नाउ ललितकम कोडिफाइड ग्रामर एंड पोएटिक्स. ये जो वर्क है ललितकम जो वर्क है यहाँ पे हम लोगों को ग्रामर और कविताएं देखने को मिलती हैं. इत्तु कच्चन established Malayalam identity with works like Adhyatma Ramayan. Dramatic arts grew with Kottara Thammapuran and Unnai Warrior. ये कुछ मतलब लैंग्वेज में अलग अलग जेनरास में अलग अलग काम हो रहे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है. मिशनरी अर्नोस पिरिदी प्रोड्यूस डिक्शनरी एंड डिवोशनल पूथेन पाना. कुंचन नंबियार इनरिस्ट सेटायर एंड फोक थिएटर. तो ये जो नाम्बियार हैं इनके वर्क की वजह से जो फोक थिएटर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है. मराठी उड़िया.
अर्ली डिवोशनल वर्क्स लाइक लीला चरिता, जानाश्वरी, कमेंट्री ऑन भागवत गीता, तो ये काम देखने को मिलता है मराठी में, जो कि भागवत गीता पे कमेंट्री है, ठीक है, उसके बारे में अपना विचार है। तो वुमेन सेंट्स लाइक जानबाई रोट भक्ति सॉन्ग्स इन 13th and 14th सेंचुरी। 16th and 17th सेंचुरी में कुछ पोएट्स हुए जैसे कि एकनाथ, तुकाराम, रामदास, और इन्होंने भी भक्ति को एलिवेट किया, भक्ति लिटरेचर को एलिवेट किया। प्रोज सोर्सेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो शिवाजी के लेटर्स थे, देन फिर शाहबाज शिवाजी वांची भाकर, मतलब कि शिवाजी के जो लेटर्स थे उनको यहाँ संग्रह किया गया है। पॉलिटिकल टेक्स्ट लाइक अजंता पत्रा, एडवाइस टू मराठा रूलर्स, मतलब कि किस तरह से उनको रूल करना है। पोइट श्रीधर रोट अ पौराणिक स्टाइल ऑफ पॉपुलर ऑडियंसेस। ओडिया, अर्ली वर्क्स लिंक्ड टू नाथ कल्ट श्री शिशु वेदा, मतलब अर्ली जो वर्क था ये नाथ कल्ट से एसोसिएटेड था। यहाँ पे श्री शिशु वेदा इनके एक मतलब इस कल्ट के एक बड़े प्रोमिनेंट इंसान रहे। क्लासिकल स्टेजेस सरला दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, डिवोशनल पोइट्स यहाँ पे रहे, विष्णु दास, दीना कृष्णा, धनंजय भांजा, ठीक है। तो पंजाबी, तमिल, देखो सबका यहाँ, देखो मैंने सबका यहाँ पे छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे करके रखा है, आप कुछ नाम याद रखने की कोशिश करना और उसके बाद फिर मोर और लेस सारी चीज़ें एक ही हैं, उसको खुद से फ्रेम करके लिखना कि संस्कृत किस तरह से ख़त्म हुआ, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस का किस तरह से उदय हुआ। हर लैंग्वेज में एक या दो प्रोमिनेंट वर्क्स याद रख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रॉम सौरासेनी अप्रम भाषा, ये जो भाषा है पंजाबी ये अपब्रह्म भाषा से निकल के आई है, सौरासेनी अप्रम भाषा से। और अर्लीस्ट इसके पोएट रहे हैं शेख फरीद। सिख गुरुज जो हैं उन्होंने इनरिच किया है डिवोशनल लिटरेचर को, जैसे गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने और गुरु अर्जन ने। अदर पोइट्स जो हैं जैसे कि दामोदर दास गुलाटी, हीर रांझा, भाई गुरदास एंड सूफ़ी पोइट्स लाइक शाह हुसैन, बुल्ले शाह, वारिश शाह, तो इन लोगों ने पंजाबी में अपना बहुत अच्छा वर्क दिया है जिसकी वजह से ये और इनरिच हुआ है, ठीक है। तो पॉपुलर जो जनरा रहा है किस बारे में लोग ज़्यादा लिखना पसंद करते थे, वो गुरु नानक के लाइफ के बारे में लोग ज़्यादा लिखना पसंद करते थे। तमिल, रिच क्लासिकल ट्रेडिशन, रिटेन्ड इंडिपेंडेंट कंटिन्यूटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिडिवल वर्क्स हैं कंपन, शेक्किलर, अय्यार, मेकंदर, ठीक है। 17th 18th सेंचुरी में जो स्कॉलर्स रहे वो शिवजाना मुन्निवर, कुमार गा गुरुपारर, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स स्कॉलर्स रहे हैं तमिल लैंग्वेज के। थीम जो था वो रेंज करता था भक्ति टू शिवा एंड वैष्णव, मतलब कि भक्ति जो है वो शैविज्म और वैष्णविज्म के अराउंड रिवॉल्व करती थी। तेलुगु फ्लॉरिश होता है ये 11th सेंचुरी में, जहाँ पे अर्ली कुछ पोएट्स हम लोगों को नयना और तिंका के रूप में देखने को मिलते हैं। विजयनगर कोर्ट जो है वो विजयनगर कोर्ट प्रोड्यूस अ गोल्डन एज, जहाँ पे कृष्णदेव राय के अंडर अल्ला सेनी, पेदना, तेनाली रामकृष्णन, पिंगाली सूरनारा, मतलब इन लोगों के अंडर में जो विजयनगर कोर्ट के अंडर में गोल्डन एज देखता है तेलुगु लैंग्वेज अपना। भक्ति पोएट्स भी यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। बैलेंस्ड है बिटवीन क्लासिकल संस्कृत और रीजनल भक्ति ट्रेडिशन। उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम दिल्ली, हिंदावी, खरी बोली, ये दिल्ली में इसकी शुरुआत होती है। खरी बोली या फिर हिंदावी इसको कहा जाता है। रेखता, दक्कानी, ये इसके और नाम हैं। ग्रामर जो है इसका जो सिंटेक्स है हिंदी के साथ इसका सिमिलर सिंटेक्स है, डिफर करता है ये स्क्रिप्ट और वोकैबुलरी में, ठीक। अर्ली पोएट्स जैसे कि मसूद साद सलमान, आमिर खुसरो, ठीक है। ब्लेंडेड पर्शियन लिटरेरी कल्चर विथ इंडियन आइडॉम्स, मतलब कि भारत के लैंग्वेज के साथ जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको मिक्स किया गया। ट्रैवलॉग्स, अब इसको हम लोग देखते हैं। ट्रैवलॉग्स का मतलब होता है कि अगर कोई कहीं विजिट करता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में मेंशन करे, ठीक है। तो ट्रैवल अकाउंट्स जो अर्ली मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इंडिया अट्रैक्टेड ट्रैवलर्स, पिलग्रिमेज, ट्रेडर्स, डिप्लोमैट्स, मिशनरीज एंड एडवेंचरर्स ड्रॉन बाय इट्स वेल्थ, लैंडस्केप्स एंड क्राफ्ट्स। तो बहुत एंशिएंट टाइम से ही इंडिया जो है वो ट्रैवलर्स को, पिलग्रिमेजेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था
ताकि जो ट्रेडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मिशनरीज़ हैं, वो भारत में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है, डाइवर्सिटी है, क्राफ्ट है, वेल्थ है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता था। विथ बेटर ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड सी मैनी विजिटेड बिटवीन 15th 18th सेंचुरी। तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन जब होने लग जाता है लैंड और सी के द्वारा, तो बहुत सारे लोग भारत आते हैं 15th और 18th सेंचुरी में। देयर रिटन रिकॉर्ड्स, और उनके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ट्रैवल लॉग्स, लेटर, मेमोयर्स, प्रोवाइड यूनिक इंसाइट इनटू सोसाइटी, politics, customs, economy and environment, often offering a corrective to flattering court chronicles। ठीक है, तो इसकी वजह से, मतलब कि इनके आने की वजह से उन लोगों ने क्या लिखा? ट्रैवल लॉग्स लिखे, इन्होंने ट्रैवल लॉग्स लिखे, चिट्ठियाँ लिखी, अपनी याद में जो कुछ भी इनको समझ आया वो लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से हम लोगों को भारतीय सोसाइटी, कल्चर की बहुत अच्छी एक समझ देखने को मिलती है। ट्रैवलर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्या फूड हैबिट्स हैं, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, कैसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, और ऑफन ये लोग लुक करते हैं बाय नेटिव राइटर्स, मतलब कि अपना एक थॉट प्रेजेंट करते हैं। वाइल सम लर्न पर्शियन टू कम्युनिकेट, कुछ लोगों ने पर्शियन भाषा सीखी कम्युनिकेट करने के लिए। ज़्यादातर लोग इंटरप्रेटर्स, मतलब कि जो दो भाषा इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब तुम कुछ हिंदी में बोलो, सामने वाले को अंग्रेज़ी आती है और बीच वाले को सब दोनों आती है, तो वो जो कह रहा है दोनों एक दूसरे को, दोनों को वो समझाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो इनके जो अकाउंट्स थे ये विविड होते हैं, लेकिन ऑलवेज इनको ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जा सकता है। दे ऑफन रोट टू प्लीज यूरोपियन पैटर्न्स टू प्रूव पॉलिटिकल पॉइंट्स। तो इन्होंने जो अपनी बातें लिखी हैं वो, जैसे कि अगर कोई यूरोप से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, तो वो ज़रूर फ्रांस को भारत से कंपेयर करेगा, और उसके बाद फिर क्योंकि वो एक फ्रेंच राजा के अंदर यहाँ आया है, तो फिर वो अल्टीमेटली शायद फ्रांस को यहाँ की अच्छी चीज़ों से भी अच्छी बताए। ठीक है, तो द डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रैवल इंक्लूडेड स्टॉर्म, सी, बैंडिट्स, पुअर रोड्स, कॉन्सिफिकेशन एंड ऑफ प्रॉपर्टी। दे स्टेड इन इंस, कारावान सराइज और टेम्पररी कैंप्स। तो क्या डिफ़िकल्टीज होती थी ट्रैवलर्स को जब वो भारत आते थे? तो सी से ट्रैवल करना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी, डाकुओं का खतरा रहता था, रोड्स अच्छी नहीं थी। ठीक है, प्रॉपर्टी का लूटे जाने का डर था, फिर खाने की कमी थी, बहुत बीमारियों का भी डर था। इसके अलावा फिर जब वो लोग यहाँ आते थे तो वो लोग यहाँ तो कारवां में रहते थे, या फिर कुछ होटल्स में रहते थे, या फिर टेम्पररी कैंप्स सेटअप किया करते थे। नोटेबल ट्रैवलर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? अफनासी निकेतिन, ये एक रशियन ट्रेडर थे जो कि एक घोड़े के व्यापारी थे। ये 15th सेंचुरी में भारत आए। फादर एंटोनियो मॉन्सरेट, जो कि एक पोर्चुगीज जूइस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ट्राई किया अकबर को कन्वर्ट कराने का विथ मिशनरी बायसेस, यानी उन्होंने कोशिश की कि अकबर जो है वो क्रिश्चियन हो जाए। नाउ विलियम हॉकिंग्स, इंग्लिश एनवॉय थे ये, इन्होंने ट्रेड के लिए आए जहांगीर के अंडर, रूल के अंडर। पीटर मुंडे एक इंग्लिशमैन थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडियन सोसाइटी को और इसके सक्सेशन वॉर को। सेबेस्टियन एक पोर्चुगीज फेरर थे जिन्होंने अपनी हार्डशिप के बारे में लिखा जो कि इनको बंगाल में फेस करना पड़ा। निकोलाओ मानुकी एक वेटिकन से आए थे, ये मुगल कोर्ट के अंदर रहे, इन्होंने सक्सेशन वॉर के बारे में लिखा। फ्रांसियोस बेरनीर एक फ्रेंच फिजिशियन थे जो कि क्रिटिकल ऑफ मुगल एलिट्स, लेटर वाइडली साइटेड बाय कॉलोनियल हिस्टोरियंस, मतलब कि ये मुगल एलिट्स के समय पे आए, इसको बाद में हिस्टोरियंस ने अलग अलग कैटेगरी के रूप में देखा। तो ये जो ट्रैवल अकाउंट्स हम लोगों को इन लोगों के द्वारा मिलते हैं, डिस्पाइट देयर बायसेस, उनका अपने कंट्री को लेकर के बायस था, अपनी थॉट को लेकर के बायसनेस था, फिर भी ये एक रिच और कलरफुल सोर्स है जहाँ से हम लोगों को इंडियन लाइफ के बारे में जो मिसिंग रिकॉर्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। Okay, so this is the end of the explanation. Now we have a lot of question answers. So what we guys are going to do, that we are going to pause and take the screenshot, or if you people want तो आप इसको लिख भी सकते हो, आपको जो जैसी अच्छी इच्छा लगे। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि लिख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स अल्टीमेटली
गुम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते इन एक्चुअल क्लास तो क्वेश्चन एंड आंसर्स शायद लिखते, तो लिख लेना। और अगर ये भी करना नहीं चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप इस वीडियो को ही 1 से 2 बार सुन लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स में आपको मिलता है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो 2-3 बार अगर सुन लोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। So all the best for all of your examinations. And one more thing, if you guys want me to make any other explanatory video or any other subject, so feel free to comment down below. I'll definitely make a video on it. So okay, enjoy the slides and all the best for all of your examinations.